नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में और इस बैंक के ऊपर आपकी क्या राय होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं फ्रेश खरीदारी करना इस लेवल के ऊपर तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरह से यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस बैंक के ऊपर आपकी ओपिनियन कैसी होनी चाहिए। तो समय यहाँ पर ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो कैनरा बैंक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार के पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितने भी सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी है उनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जिस बैंक में है वो लगभग कह सकते हैं कैनरा बैंक के ऊपर ही है। तो उस हिसाब से देखें तो कैनरा बैंक सबसे बड़ा बैंक है। और अगर आप टोटल एसेट के हिसाब से देखें या फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितने नंबर पे ये आता है, तो इसका जो विलय हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ उसके बाद ये 4 नंबर पे आता है इंडिया के अंदर। तो और 1906 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। और अगर आप देखें ये बैंक कब नेशनलाइज हुआ तो 1969 को ये बैंक नेशनलाइज हुआ। तो ये डाटा आपको जानना चाहिए था। और आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक के साथ कैनरा बैंक का विलय हुआ और उसके बाद कैनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना। ये डाटा भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि अभी अगर आप देखें तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों मिलकर इंडिया के जो सबसे बड़े बैंकों में से 4 नंबर पे आती है कैनरा बैंक। फॉर सिंडिकेट बैंक्स, तो आपको ये भी जानना चाहिए शेयर होल्डर्स को जिनके पास सिंडिकेट बैंक का स्टॉक था उनको क्या मिला। अगर उनके पास 1000 इक्विटी शेयर थे सिंडिकेट बैंक के तो उनको 158 स्टॉक मिले कैनरा बैंक के। इस हिसाब से इक्विटी स्वैप हुई थी। तो ये भी आपको जानना चाहिए। सिंडिकेट बैंक के अगर आपके पास 1000 स्टॉक रहते तो आपको 158 स्टॉक मिलते कैनरा बैंक के। तो ये डाटा भी आपको जानना चाहिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था। उसके बाद देख लेते हैं कैनरा बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेश कैनरा बैंक का ही मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ और जब आपको दोनों मिलकर डाटा बोलूँगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप कैनरा बैंक का डाटा देखें तो दिसंबर 2019 तक का जो डाटा मुझको यहाँ पर साफ साफ अवेलेबल मिला उसके ऊपर बेस करके मैं आपको बताऊँगा। इनके पास लगभग 6328 ब्रांच हैं, बैंकिंग आउटलेट्स है इंडिया के अंदर। और ये बैंक विदेश में भी अपना कामकाज करती है। इनके पास विदेश में भी इनके ब्रांच है। और ये ब्रांच कहाँ पर है आप ये बात जान लीजिए कि कैनरा बैंक विदेश में भी इनका ब्रांच है। कहाँ कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन के अंदर इनका ब्रांच है, हांगकांग में ब्रांच है, साउथ अफ्रीका में ब्रांच है, यूएसए में ब्रांच है, यूएई यानी कि दुबई में इनका ब्रांच है, रसिया में इनका ब्रांच है और तंजानिया यहाँ पर भी इनका एक ब्रांच है। तो ये डाटा भी आपके पास होना चाहिए। इनके पास फॉरेन ब्रांच भी कैनरा बैंक के पास अवेलेबल है। उसके बाद देख लेते हैं कैनरा बैंक के सब्सिडरीज़। कैनरा बैंक के बहुत से सब्सिडरीज़ हैं जिनको आप जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए। कैनफिन होम्स ये स्टॉक भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इसके अंदर भी कैनरा बैंक का हिस्सेदारी है। कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, कैन बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कैन बैंक कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके अंदर, यानी कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनियां हैं उनके अंदर भी एचएसबीसी ओरिएंटल लाइफ में भी कैनरा बैंक की हिस्सेदारी है। कैनरा रोबेको एएमसी लिमिटेड यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह जो देती है कैनरा रोबेको, उस फंड में भी उस एएमसी में भी कैनरा बैंक का हिस्सेदारी है। कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड में भी कैनरा बैंक की हिस्सेदारी है। तो ये अगर आप देखें तो लगभग 8 सब्सिडरीज है कैनरा बैंक के। आपको ये भी एक बार देख लेना चाहिए और इन सब्सिडरी में कैनरा बैंक का यहाँ पर हिस्सेदारी है।
उसके बाद देख लेते हैं क्रेडिट पोर्टफोलियो। एक बैंक का अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को देखना चाहिए बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब किस किस फील्ड में बैंक में पैसे दे के रखी है, तो लोन किस किस फील्ड में दे के रखी है। तो अगर आप देखें एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कि जो खेती से रिलेटेड जो यहाँ पर कर्जा है वो इस बैंक ने लगभग 22% के आसपास इनका जो लोन बुक है उसका 22% एग्रीकल्चर क्रेडिट है। एमएसएमई क्रेडिट जो छोटे बिजनेसमैन को जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर देती है, तो एमएसएमई क्रेडिट यहाँ पर देखें तो 20% के आसपास एमएसएमई क्रेडिट है। कॉर्पोरेट क्रेडिट यानी कि जो कंपनियों को जो लोन वगैरह दिया जाती है उनमें उनको कहते हैं कॉर्पोरेट क्रेडिट, उनको यहाँ पर अगर आप देखें तो 35% के आसपास कॉर्पोरेट क्रेडिट है और बाकी अदर्स यहाँ पर 23% के आसपास है। जो यहाँ पर मेजर क्रेडिट थे वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करने की कोशिश की है। इसके अंदर भी आपको देखना चाहिए रिटेल वगैरह क्रेडिट कितना है, तो यहाँ पर रिटेल इनका जो क्रेडिट है वो लगभग 35% है इन सारे में से रिटेल जो है, और यहाँ पर होलसेल जो क्रेडिट है वो भी लगभग 38% के आसपास है। तो ये था इनका क्रेडिट पोर्टफोलियो, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, कॉर्पोरेट, ये जो 3 मेजर यहाँ पर थीम थे वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। जितना आपको जानना चाहिए, मतलब जितना आपको जानना ही चाहिए वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आप देखिए कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों बैंक मिलकर यहाँ पर कितने ब्रांच होते हैं, तो दोनों बैंक मिलाकर अगर आप देखिए हाल फिलहाल में 10,391 ब्रांच है इनके पास। एटीएम की बात करें तो दोनों बैंक को मिलाकर यहाँ पर जो एटीएम्स हैं इनके पास तो 12,829 एटीएम्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया चौथी बड़ी बैंक बन चुकी है पीएसयू बैंक में, तो और इनका जो एसेट है वो 15,20,000 करोड़ का जो एसेट है उस एसेट को लेकर ये भारत की चौथी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुकी है। उसके बाद आप एक बार अगर आप देखें जो सबसे यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, यहाँ पर आपको जो देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इनका एनपीए। भाई इनका एनपीए बहुत ही मतलब बेकार एनपीए है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा इस यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए की बात करें तो लगभग मैंने यहाँ पर अराउंड लिखा है कि लगभग ये डाटा आपको मतलब बैंक्स के ऊपर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ आप कोई भी डाटा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत कुछ यहाँ पर झंझट वगैरह होता है। मैंने यहाँ पर लगभग कितना है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश की है, लगभग 9% के आसपास दो बैंकों को मिलाकर इनका जो एनपीए बनता है वो 9% के आसपास का इनका ग्रॉस एनपीए है। ग्रॉस एनपीए मीन्स जो 3 महीने के अंदर जिनमें कोई भी यहाँ पर जिन लोन्स में कुछ भी का मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हुए 3 महीने के अंदर उनको हम लोग मानकर चलते हैं ग्रॉस एनपीए। तो इनका जो ग्रॉस एनपीए दो बैंकों को मिलाकर वो ग्रॉस एनपीए है 9% के आसपास, तो 9% के आसपास की ग्रॉस एनपीए है कैनरा बैंक के ऊपर। और नेट एनपीए की बात करें जो पैसा इनको और नहीं आएगा वापस से, वो अगर देखें तो 5% के आसपास की है। तो मतलब ये जो लोन देती है वो लोन का 5% पैसा इनको मिलेगा ही नहीं, मतलब वो नेट एनपीए के अंदर चला गया है। और अगर आप लोग इनके लोन बुक की बात करें तो 6,30,000 करोड़ का लोन बुक है, उसमें से अगर आप 5% भी निकाल कर देखें तो लगभग यहाँ पर जो डाटा निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 30,000 करोड़ का इनका नेट एनपीए है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं बैंक का जो एनपीए का जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बेकार है। ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, दिक्कत में है और ये दिक्कत बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है किसी क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिकवर कर ले, लेकिन 5% का नेट एनपीए ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, चौंका देगा आपको यहाँ पर। अगर आप किसी और प्राइवेट बैंकों की बात करें तो देख लीजिए उनका एनपीए कितना रहता है और यहाँ पर कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का यहाँ पर एनपीए कितना रहता है, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आपके पास स्टॉक है, आपको बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है, इसको भी आपको देखना चाहिए। बीच बीच में अपडेट लेते रहिए, मतलब यहाँ पर बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, मनी कंट्रोल भी बहुत अच्छा वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर भी आप इनके एनपीएस वगैरह को चेक करते रहिए बीच बीच में। मतलब उससे आपको ये तो मतलब पता चलेगा कि आपने जिस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है वो बैंक काम क्या कर रही है, कैसा काम कर रही है और उसको ठीक ठाक सब कर रही है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी बैंकों में से कोई भी स्टॉक उठाकर ले लिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिए तो उससे पैसा नहीं बनेगा। अभी का माहौल जो है, अभी का माहौल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर आपको पैसा अगर बनाना है, यहाँ पर किसी बैंक को अगर पैसा कमाना है तो उसको बहुत अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, उसको मतलब
बहुत फास्ट यहाँ पर काम करना होगा और रिलेशनशिप जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। लेकिन सरकारी बैंकों की बात करें तो आपको तो पता ही है, आप बैंक में जाते हैं सरकारी बैंकों में तो आपके साथ मतलब बिहेवियर कैसा होता है आपने तो देख ही लिया है। ये आपको ज़रूर से देखना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट बैंकों में जाए तो आप वहाँ पर देख लीजिए बिहेवियर उनका, मतलब ये सारा कुछ उनको देखना चाहिए। किसी भी बैंक की, मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ, मतलब वो मतलब जॉब कर रहे हैं, उनको सरकारी मतलब सरकारी एम्प्लॉय वगैरह हो चुके हैं वो लोग, वो क्या सोचते हैं मतलब कस्टमर अगर अच्छा यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा तो बैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको भी इस चीज़ को भी देखना चाहिए। सरकारी बैंकों को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझको जो लगता है। बाकी बड़े बड़े बैंकर है उनको ज़्यादा पता है, मैं तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझको ज़्यादा कुछ नहीं पता भाई यहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं स्टॉक के ऊपर। तो कैनरा बैंक का जो मतलब सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक को मिलाकर जो अभी मार्केट कैप इनका बन रहा है वो है 14,731 करोड़ का मार्केट कैप। पी की बात करें 31 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 209 रुपये के बुक वैल्यू है इस स्टॉक का। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पर 0.99% का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है कैनरा बैंक का। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार के पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 78.52% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास अगर बात करें तो 10 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर 3.97% की खरीदारी करके रखी है। LIC ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लगभग 6.74% की खरीदारी करके रखी है। और जो FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनके पास 92 FPIs ने यहाँ पर 3.31% की हिस्सेदारी खरीद के रखी है। तो ये तो हो गया इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो मतलब सरकार के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है। इसके ऊपर बेस करके आप ये मतलब आप अगर आपने कैनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा के रखे तो इसके ऊपर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, सरकारी बैंक है ये। आपका मतलब आपका पैसा नहीं डूब जाएगा। लेकिन स्टॉक में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ पर इनके स्टॉक खरीद के रखना चाहते हैं तो भाई आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखना चाहिए, बहुत कुछ देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत मुझको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं आगे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप वीडियो देखते रहिए, बोलूंगा। स्टॉक के ऊपर देखिए 5 दिन के चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉक को देखेंगे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं 16 जून 2020 की। 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको न्यूट्रल में दिखेगा, कुछ भी यहां पर हलचल नहीं दिखेगा 5 दिन के चार्ट के ऊपर। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर जाए तो स्टॉक आपको बहुत अच्छी तेजी में दिखेगा, 30% का रिटर्न आपको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखेगा। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से मामला बदल जाएगा अगर आप 6 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखें। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर आपको स्टॉक 56% करेक्ट होता हुआ दिखेगा। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 61% के आसपास की गिरावट आपको कैनरा बैंक में 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। 5 साल के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी मामला बहुत ही यहाँ पर बेकार मुझको लगता है। 65% की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी कैनरा बैंक में। और अगर लिस्टिंग से बाद से यानी कि 2002 से अगर आप बात करें, यहाँ पर 2002 से यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, तो वहां से अगर आप बात करें तो 20-22 सालों के अंदर अंदर स्टॉक ने क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है, पैसा डबल करके दिया है। उस जमाने में पैसा 5 साल 3 साल 2 सालों में भी कभी कभी पैसा डबल हुआ करता था। गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह आता है, KVP वगैरह आता था, तब पैसा उस जमाने में 2-3-4 साल में डबल होते थे। और अगर आप उस जमाने में भाई स्टॉक वगैरह खरीद के रखे तो आज की डेट में आपका पैसा डबल हुआ होता। मतलब 20 साल में आपका पैसा डबल किया, 18-20 सालों के अंदर अंदर पैसा आपका डबल हुआ होता इस प्राइस के ऊपर। तो समझ ही सकते हैं रिटर्न कैसा दिया है। और एक बात जान लीजिए, कैनरा बैंक का जो इनका IPO आया था वो IPO 385 करोड़ का IPO था और 11 करोड़ शेयर उनमें आए थे और 10 रुपये का इनका इशू प्राइस था और 25 रुपये पे ये लिस्ट हुआ था। मतलब कितना प्रीमियम पे आप समझ सकते हैं, लगभग 25 रुपये के आसपास। तो ये था इनका IPO का जो सिचुएशन। लेकिन रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर नज़र कीजिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्री एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली ले लीजिए। लेकिन उनको काम में लेने से पहले, मतलब उनको अपने इन्वेस्टमेंट में मिक्स करने से पहले अपना जो एनालाइज है वो डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि मेरे बोलने से आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, मेरे बोलने से आपको एग्जिट भी नहीं करना है। मैं बस यहाँ पर आपको डाटा दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग मतलब बिजी लोग हैं जिनको नहीं इनकी इतनी सारी मतलब रिसर्च वगैरह करने की फुर्सत नहीं है, उनके लिए ये सारा कुछ वीडियो है। तो डेफिनेटली सर आप देखिए। और अगर आपको कोई सवाल भी आपके मन में रहता है तो जेन्युइन सवाल अगर हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आपसे बहुत से लोग हैं जो मतलब अनाजराम यहाँ पर कमेंट करते हैं, भाई ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो। ऐसा कमेंट आप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि उनका रिप्लाई मैं कभी भी नहीं दूंगा। और अगर आपका कोई जेन्युइन यहाँ पर कोई सवाल होगा तो आप डेफिनेटली कीजिए। जो फ्री एडवाइस की बात कर रहा था फ्रेंड्स, फ्री एडवाइस
ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मुझको जो लगता है ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जिस स्टॉक ने 18-20 सालों में पैसे बनाकर नहीं दिए, वो और आगे आने वाले 18 सालों में क्या पैसे बनाकर देगी मुझको नहीं लगता, क्योंकि तब कंपटीशन बहुत कम था। अभी की बात करें तो अभी आप कंपटीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है बैंकिंग सेक्टर में, और ये सेक्टर बहुत ही खतरनाक सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप ठीक से अच्छा स्टॉक चूज नहीं करेंगे तो पैसा डेफिनेटली नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं किस बैंक में पैसा लगाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है और महंगे प्राइस के ऊपर आपने लेके रखा है तो आप एक बार रिविजिट कीजिए। हो सकता है स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाकर दे दे, लेकिन उस पैसे की मतलब वो पैसा आपको मीठा ही नहीं लगेगा, वो पैसा आपको मीठा ही नहीं लगेगा जो पैसा देरी में नहीं बनेगा। इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसके अंदर जो शहद है वो बनने में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन वक्त लगता है, तब जाके बनता है वो मधुमक्खी का जो शहद है। लेकिन अगर आप शक्कर को यहाँ पर एक पैन में अगर आप उसको मतलब गर्म करते हैं तो वो भी एक मीठा चीज़ बनता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता जो शहद लगता है। तो यहाँ पर आपको अगर पैसा बनाना ही है, अच्छे बैंक चूज़ कीजिए। मैं कैनरा बैंक को बैंक के हिसाब से बुरा बैंक नहीं कहूँगा। बैंक तो अच्छा है कि सरकार ने इतनी हिस्सेदारी लेके रखी है। इससे हम लोगों को क्या मिलती है, इससे हम लोगों को एक सुकून मिलता है कि भाई सरकार के पास इतनी हिस्सेदारी है बैंक के अंदर, तो हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा पैसा सेफ है। लेकिन आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ पर क्या आपका पैसा सेव है, ये आपको देखना चाहिए। तो आपको मैं समझा पाया, मुझको जो लगता है समझा पाया कि इनके ऊपर आपको देखना चाहिए, इस बैंक के ऊपर। और अगर तब भी कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई जेन्युइन सवाल उठता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एनालाइजर की सलाह लीजिए। फाइनेंशियल एनालाइजर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उसकी सलाह ज़रूर लीजिए, आपको अगर खुद से नहीं पता। और अगर हो सकता है अभी आपके पास अगर मतलब वक्त है तो एक बार खुद से विजिट कीजिए, देखिए सारा कुछ क्या है, और अच्छे स्टॉक चूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी भी आपको मौके दे रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और जो मार्केट अभी जैसे मार्केट अभी गुजर रहा है, मतलब एक दिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पर, तो इससे आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने अच्छे स्टॉक बाय करके रखे हैं, यहाँ पर अगर आपने गलती से भी किसी ऐसे स्टॉक को बाय करके रखा है जो अभी जो वॉलेटिलिटी के साथ तो वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका जो फ्यूचर है उस कंपनी का वो अगर अच्छा नहीं है, तो आपने गलती की है। तो आप अभी यहाँ पर क्या देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा वो देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद स्टॉक को बाय कीजिए, आराम से पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो इतना ही कहना था फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब बटन आप ही का है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।